स्वागत है आप सभी का। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, ठीक है? तो इसको आप कैसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं? तो जो आप सेंट्रल की सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भी देखेंगे क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं एक तरफ से पॉलिटी से ही कनेक्टेड हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको ये जो प्रशासनिक ढांचा जो पढ़ाया जाएगा, तो देखिए ये कहीं न कहीं सारी चीज़ें कुछ न कुछ सेम ही हैं जो कि आपकी सेंट्रल में भी हैं। आप देखेंगे कि देखिए कार्यपालिका है, ठीक है? हमारी मेनली 3 बॉडीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये जो व्यवस्था है ये क्या है संसदात्मक प्रणाली है, ठीक है? जो कि हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहला है कार्यपालिका, ठीक है? विधानमंडल और उच्च या अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है? हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रहना चाहिए कि जो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेंट्रल में जो चीज़ है वो क्या है? कार्यपालिका है। यहाँ पे राज्यों में क्या है हमारे विधानमंडल है और यही चीज़ अगर आप ब्रॉड लेवल में देखेंगे तो क्या है संसद है, ठीक है? फिर यहाँ पे जैसे कि हाई कोर्ट है और सेंट्रल में क्या हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ठीक है? बस और इससे रिलेटेड क्या देखना है आपको आर्टिकल्स देखने हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य का जो सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा जो नागरिक माना जाता है, राज्यपाल माना जाता है, तो इसके कौन से आर्टिकल में है, क्या-क्या शक्तियाँ हैं, क्या-क्या कार्य हैं, ठीक है? और अगर हम वही भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आप सबको पता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद जो है किस आर्टिकल में है, उनकी जो कार्य शक्तियाँ हैं वो कहाँ पर है, कैसे निर्वाचन होता है, ये सारी चीज़ें। तो हम जो ब्रॉड एस्पेक्ट है उसको तो इंडियन पॉलिटी में कवर करेंगे, फिलहाल यहाँ पे उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं इसको। तो देखिए उत्तराखंड में संवैधानिक प्रशासन जो है इसकी शासन व्यवस्था जो है वो उसके बारे में हमें हमें देखना है। तो उत्तराखंड राज्य का जो शासन प्रशासन है वो भी देश के अन्य राज्यों की ही तरह संविधान के अध्याय 6 के अनुसार संचालित होता है। ठीक है? अब देखिए किसी-किसी राज्यों में क्या है कि विधान परिषद भी है, ठीक है? हमारे यहाँ क्या है विधानसभा है। तो विधान परिषद जो है जैसे एग्ज़ाम्पल शायद 6 राज्यों में है, इसको आप देखेंगे कि कहाँ-कहाँ है, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पे हम विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा देखेंगे। तो ये अन्य राज्यों की ही तरह है और जहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ राज्यों में है आपका विधान परिषद, लेकिन हमारे उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है? फिर देखिए राज्य में शासन-प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसमें 3 जो प्रमुख इसके संघ निम्नलिखित हैं, ठीक है? 3 बॉडीज़ हैं, जैसे कि कार्यपालिका जिसके अंडर में है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता। ठीक है? यहाँ पे देखिए जैसे महाधिवक्ता आप पढ़ेंगे ना, ऐसे ही महाधिवक्ता क्या है आपका ये यहाँ पर हो गया स्टेट में, एक महान्यायवादी होता है जो कि सेंट्रल में होता है, ठीक है? हालाँकि वो कार्यप्रणाली में संसदीय कार्यप्रणाली में भाग लेता है, लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है? ये वकील होता है एक तरह का, ठीक है? या और ऐसे ही ये भी यहाँ का क्या है स्टेट लेवल का हो जाएगा वकील, ठीक है? ऐसे ही देखिए विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा है और फिर तीसरा तो आपका हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या डिफरेंस है, क्या है? तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं यहीं पे बता दूँ देखिए हाई कोर्ट क्या होता है, राज्य में एक ही होता है, ठीक हो गया? फिर इसके बारे में आती है वहाँ के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, उनके सदस्य वहाँ पे कितने होंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं संविधान में, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये तो राज्य में एक हो गया हाई कोर्ट का, ठीक है? हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं कि हर जिले में एक होते हैं, ठीक हो गया? यानी कि मतलब ये जनपद न्यायालय के रूप में जाना जाता है जैसे कि इसमें सेपरेशन होता है अलग-अलग चीज़ों का, तो इसको भी हम आगे की तरफ देखेंगे। फिलहाल आपको इसी को ये देखना है कि ये हाई कोर्ट के अंडर में होता है क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है? तो चलिए कार्यपालिका में देखते हैं, तो कार्यपालिका में देखिए सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक हो गया? तो राज्यपाल से क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो आपको इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल याद करने होंगे कि किस आर्टिकल में इनके बारे में ज़िक्र किया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, फिर इनकी कार्यशक्ति और मतलब कितने समय का कार्यकाल होता है, इनको कौन नियुक्त करता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 53 यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत है 153 है, ठीक है? 1 लगा लीजिएगा आगे। अ,
तो संविधान का जो आर्टिकल है 153 के अनुसार राज्यों में एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, मतलब राज्यपाल की व्यवस्था की गई है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसकी व्यवस्था किस आर्टिकल में है? 153। ठीक है, इसको साथ साथ याद करते जाइए। फिर देखिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो इन्हीं को हम राज्यपाल, इंग्लिश में गवर्नर के नाम से इनको जाना जाता है। और राज्यपाल जो शब्द है वो राज्य सरकार का बोध कराता है। ठीक है, हालांकि क्योंकि देखिए जितनी भी कार्यवाहियां हैं या जो भी है, ये सारी चीजों में क्या है, राज्यपाल के ही थ्रू होती हैं। लेकिन हेड जो मेन पावर होती है, जैसे आप आगे देखेंगे, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो क्या है कि सबसे प्रथम नागरिक है, जो कुछ भी होगा उसी के द्वारा होगा। लेकिन जो योजनाएं बनेंगी, ठीक है, जो भी मंत्री परिषद जो डिसीजन लेगा, तो वो मेन पावर फिर किसके हाथ में आ जाती है? मंत्री परिषद, और डायरेक्टली बोले तो पीएम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये राज्य सरकार का बोध कराता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। लेकिन यह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। ठीक है, और वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियां प्रयोग करते समय प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब इसकी भी कुछ प्रमुख शक्तियां हैं जो ये प्रयोग कर सकता है किसी कंडीशन में भी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको इसका ये वाला आर्टिकल ध्यान में रखना है, ये क्या होते हैं, ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया, प्रथम नागरिक भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति होगा, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में कौन होगा? राज्यपाल होगा। और यही राज्य के जो विश्वविद्यालय होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उसका कुलपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है। ठीक है, इन केस अगर आप देखेंगे कि जो भी यूनिवर्सिटीज स्टेट में चल रही हैं, अगर वहां पे उस पोस्ट पे, मतलब वीसी के पोस्ट पे जो कुलपति है वो नहीं होता है, तो तब उसका जिम्मा किसको सौंप दिया, किसके अंडर में आ जाता है? राज्यपाल के ही। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली भी राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये कई एग्जाम में आया है। तो हालांकि बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन जब आप धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है, मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, फिर और भी बहुत सारी चीजें, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा भी सकता है। ठीक हो गया। और अगर हम उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें, तो वो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक हो गया। और अभी वर्तमान में कौन है, ये आप लोग बताएंगे। फिर देखिए मंत्री परिषद की बात करते हैं। तो मंत्री परिषद जो है, अ, इसके अंडर में मुख्यमंत्री और उनके अन्य जो मंत्री हैं, उसकी संरचना इसमें दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसका आर्टिकल देख लेते हैं। आपने पहले किसका देखा? राज्यपाल का देखा, 153। ठीक है, राज्यपाल। अगर हम मुख्यमंत्री का देखेंगे, तो देखिए इसको पढ़ते हैं आगे, कि संविधान के आर्टिकल 164, 164 में राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसका जो प्रावधान है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 164 में। ठीक है, 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और ये किस मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा? ऐसी तो किसी को नहीं उठा देगा ना भाई, जिस बहुमत की पार्टी की जो सरकार मतलब बनती है, उसी का ही जो प्रमुख नेता होगा, वरिष्ठ नेता, या जो लीड करेगा, उसी में से जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और देखिए क्या होता है, इन्हीं की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। और नियुक्ति के बाद अनुसूची 123 के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। तो मेन क्या है, आपको यहाँ से राज्यपाल, ठीक है, इसका आर्टिकल, फिर मुख्यमंत्री का आर्टिकल। राज्यपाल को कौन शपथ नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखिए शपथ जैसी बात तो यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन आई थिंक राज्यपाल की जो शपथ है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री का आर्टिकल देखना है, और ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आप चाहे जितना भी डीप पढ़े, लेकिन अ, अधिकांश क्वेश्चन जो है, अगर वो आपकी सिंपल वे में आ गए, तो वहां पे ही लोग जो है गलत कर जाते हैं। ठीक हो गया।
अब देखिए राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायी यानी लेजिस्लेटिव और वित्तीय फाइनेंशियल कार्य करते हैं, ठीक है? और मंत्रिपरिषद ही राज्य के वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वास्तविक रूप से कौन करेंगे? यही मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है? और मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। जो शासन हो रहा है, ठीक है? वो इन्हीं के द्वारा हो रहा है और यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय भी है। अब देखिए अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या हो जाएगा कि यही राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कौन? मुख्यमंत्री, ठीक है? सीएम जो होता है यही जो हमारे स्टेट की कार्यपालिका है, इसका वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है? और वह राज्य के शासन का कप्तान और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है और उनके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। क्योंकि जो कंडीशन हमारे सेंट्रल लेवल में प्रधानमंत्री की है, ठीक है? हालाँकि प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति हुआ, लेकिन सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा इन्हीं के मंत्रिपरिषद के हाथों में होती हैं, तो वही सारी चीज़ें स्टेट में भी हैं, ठीक हो गया? उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी जी थे, ठीक है? अगर प्रथम की बात पूछी जाती है सिर्फ, तो नित्यानंद स्वामी। अब देखिए सचिवालय को देखते हैं, तो इसके बारे में कुछ लाइनें हैं कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। और प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। ठीक है? तो इतने डिटेल में और पूरी लाइनें वही लोग याद रख सकते हैं जो कि उनको जिनको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है? मेंस लिखना हो, अदरवाइज़ इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? तो जो भी इसके हमने अभी तक आर्टिकल देखे, नियुक्ति वगैरह, तो बेसिक चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं, ठीक है? और देखिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि इन्हीं के प्रत्येक विभाग के जो सचिव होते हैं, इन्हीं को शासन सचिव कहा जाता है और यह कौन होते हैं? यह प्रायः आईएएस का वरिष्ठ या अनुभवी सदस्य होता है। और देखिए यहाँ से क्या मुख्य क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम सचिव कौन थे यहाँ के? प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे अजय विक्रम सिंह, ठीक है? ये नाम आपको भूलना नहीं है, ठीक है? राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद से अधिक महत्वपूर्ण होता है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, वही स्थान किसका है? वही स्थान और कार्य कैबिनेट सचिव का है। कहाँ पर? केंद्र में, ठीक है? सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे कौन हो गया? ये कैबिनेट सचिव हो गया और राज्य का मुख्य सचिव हो गया, ठीक है? और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है। अब देखिए कार्यकाली विभाग को देखते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? हालाँकि सारी चीज़ें आपको रटनी जैसी नहीं है, जो समझने लायक है, उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद, ठीक है? ये पूरे ओवरऑल हम प्रशासन की बात करें तो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद आ जाएगा, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सचिवालय आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग होता है, ठीक है? कौन हो जाएगा तीसरे नंबर पे? कार्यकारी विभाग। पहला मंत्रिपरिषद, फिर सचिवालय, फिर कार्यकारी विभाग। ऊपर से दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्णायक से है, जबकि कार्यकारी विभाग जो है वो क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से ज़िम्मेदार होता है, ठीक है? उनकी कार्यप्रणाली। फिर देखिए एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत कौन-कौन से विभाग होंगे? जैसे पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ऐसे ही अलग-अलग अलग-अलग जो है विभाग अलग-अलग सचिव के अंडर में आएँगे, ठीक हो गया? सामान्य और राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखता है। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल हैं। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? 7 और कुमाऊँ में 6। ये तो बहुत बेसिक सी ही चीज़ें हो गई। बाकी देखिए महाधिवक्ता
इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो देखिए महाधिवक्ता का जो आर्टिकल है वो है 165, ये ध्यान में रखना है आपको। और इसी के अनुसार क्या होता है 165 में ही इनका जो ये पद है इसका ये निर्धारण किया गया है कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है, देखिए क्या-क्या आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में ज़िक्र है, ठीक है? और राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। और इनका जो पद है अगर ये नियुक्त करे जाते हैं तो क्या-क्या शर्तें होनी चाहिए कि ये महाधिवक्ता बन सकते हैं राज्य के? पहला कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है? 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य इसने किया हो, ठीक है? इसका मतलब देखिए अगर कोई व्यक्ति महाधिवक्ता है, उसके लिए क्या-क्या होना चाहिए? पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा कि वो किसी भी न्यायिक कार्य पर 10 वर्ष तक या 10 वर्ष से अधिक समय तक अपना कार्य कर चुका हो, ठीक है? या उस चीज़ से जुड़ा हो, किससे? न्यायिक कार्य से, 10 वर्षों से अधिक या 10 वर्षों तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि ये कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में किसके पद पर हो? लॉयर या एडवोकेट के पद पर हो, ठीक है? तो ये इसके लिए ज़रूरी है। इस विधि विषयों पर राज्यपाल को ये सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपी गई विधि संबंधी कार्यों का संपादन और संपादन, ये शायद कुछ गलत लाइनें लिखी हैं, इसको मैं देखूँगी। ठीक है, और मतलब ये क्या करता है राज्यपाल को एक सलाह देने का कार्य करता है, मतलब कि एक तरह से ये वकील होता है जो कि जो निर्णय मतलब चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें सलाहकार के रूप में ये उनको क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है? उनके अंडर में। और देखिए यही चीज़ मैंने आपको किसके रूप में ब बताई थी, इसको उससे वो कोरिलेट करिए किससे, महान्यायवादी से, ठीक है? ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ठीक है? महान्यायवादी जो होता है ये सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक है? इसका एक बार आप लोग आर्टिकल देखिएगा, आई थिंक 76 है। ठीक है, तो ये भी यही करता है। क्या करता है सेंट्रल लेवल पे ये संसद के जो भी कार्य वगैरह है मतलब उसकी सदनों में तो भाग लेता ही है, लेकिन क्या करता है कार्यप्रणाली में भाग लेता है, सलाह के रूप में होता है और मतलब वकील होता है ये, ठीक है? भारत सरकार का, महान्यायवादी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करता है कार्यवाही में तो भाग लेगा लेकिन मतदान में क्या करता है ये भाग नहीं लेता है, मतलब मतदान करने का अधिकार इसको नहीं होता है। हालाँकि वो चीज़ों पे सलाह दे सकता है, ठीक है? भागीदारी दे सकता है अपनी, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ऐसी ही जो व्यवस्था है वो राज्य में महाधिवक्ता की भी है, ठीक है? कि यह जो है सदनों में, बैठकों में तो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ठीक है? राज्य के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है? यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई है? तो एक बार बता दीजिए। देखिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाली जो लाइन है ना कि यही जो है राज्यपाल द्वारा सौंपी गई विधि संबंधी जितने भी कार्य हैं, उसका संपादन करता है, ठीक है? ये बीच में कुछ अलग चीज़ें छप गई हैं, इसको काट लीजिएगा। तो इन कार्यों का ये संपादन करता है और वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, ठीक है? सलाह दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, इसको याद में रखिएगा और जो इसकी शर्तें हैं ना बनने की, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है? जो मैंने आपको बताई कि 10 वर्ष तक वो किसी भी न्यायिक कार्य से जुड़ा होना चाहिए और उच्च न्यायालय में, ठीक है, अधिवक्ता के पद पर होना चाहिए, वकील ये होना चाहिए, ठीक हो गया? अब देखिए, अगर राज्य के प्रथम महाधिवक्ता की बात करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मेहरबान सिंह नेगी, ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं विधानमंडल। तो देखिए, इसको भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको किस वे में समझ सकते हैं कि जैसे संसद है, ठीक है? उसमें उसके अंतर्गत जो भी अंग हैं उनके, ठीक है? जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही विधानमंडल में क्या है आपकी राज्यपाल और विधानसभा, ये 2 चीज़ें इसके अंतर्गत हैं।
और देखिए इसका प्रमुख कार्य ये क्यों बनाया गया है विधानमंडल? तो राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है? इतना आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है, क्यों इसकी व्यवस्था बनाई गई है। तो देखिए सारे कार्यपालिका में देखिए जो सदस्य हमने पढ़े उनके अपने-अपने कार्य हैं, ठीक है? क्या-क्या शासन व्यवस्था में वो किस-किस कार्यों को देखेंगे, किसकी नियुक्ति करेंगे, क्या करेंगे। ऐसे ही विधानमंडल में भी जैसे राज्यपाल हैं, ठीक है? हालाँकि सारी चीज़ें इन्हीं के थ्रू तो होती हैं, लेकिन जो वास्तविक पावर है वो चली जाती है सीएम के पास। ठीक हो गया? फिर ऐसी विधानसभा हम देखेंगे, तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। तो देखिए विधानमंडल के 2 अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा, ठीक है? देखिए अभी मैंने एक और चीज़ बताई ना आपको संसद, उसके अंग मुझे बताइए तो कितने हैं? क्योंकि देखिए डायरेक्टली भी बहुत बारी चीज़ें आई हुई हैं एग्ज़ाम में, तो इसको भी अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में। तो देखिए राज्यपाल के बारे में तो आपने देख लिया इनका आर्टिकल वगैरह, ठीक है? और इनको शपथ कौन दिलाता है बताइए राज्यपाल को? तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विधानमंडल में सबसे ऊपर जो है राज्यपाल का स्थान होता है और उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून जो है वो अस्तित्व में नहीं आ सकता, ठीक है? यानी कि कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। और राज्यपाल विधानसभा में अच्छा कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं बाद में देखूँगी। मेरा क्वेश्चन क्या था कि शपथ, ठीक है? इसलिए मैं कह रही हूँ ना बार-बार मेरा फ़ोकस क्या है बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे है कि आप उस पे ध्यान दीजिए। मैंने नियुक्ति की बात नहीं करी है, ठीक है? मैंने राज्यपाल की नियुक्ति नहीं पूछी कौन करता है, मैंने पूछा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है? देखिए दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस है ना, अगर आपको ए ऑप्शन अगर राष्ट्रपति दे दिया जाए तो आप उसी पे टिक करेंगे। तो इसलिए चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम ये देख रहे थे, मैंने इसका आंसर बता दिया है पहले ही, एक बार आप लोग भी इसको सर्च करेंगे, देखेंगे। तो विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना और सत्रावसान करता है और विघटन करता है। वह सदन का सत्र शुरू होने पर सदन के अभिभाषण करता है, बजट रखवाता है, ठीक है? साक्ष्यों की निर्भरता का निश्चय करता है। बिल जो होते हैं ना, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है और विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश भी जारी करता है। ये सब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं और ये सारी पावर उसको किसके अंतर्गत दी गई है? तो यह सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। ठीक है? अब देखिए विधानसभा। तो देखिए विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है? तो ये आर्टिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ-साथ में याद करते जाइए। तो क्या होता है ये डायरेक्ट रूप में हम देखेंगे इसको तो इसका जो गठन है संविधान के आर्टिकल 170 के तहत राज्यों के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है और इसी अनुच्छेद के तहत यह भी व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है? अधिक से अधिक कितने होने चाहिए और कम से कम कितने होने चाहिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगर देखिए वयस्क हम यहाँ बात कर रहे हैं वयस्क मतदाताओं से इसका मतलब कि जो 18 प्लस हैं। तो अनुच्छेद 173 में क्या है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता वही है जो लोकसभा के लिए निर्धारित है और वो क्या-क्या है वो हम देख लेते हैं। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है? 25 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, ठीक है? और वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, ठीक है? अब आपको क्या देखना है कि लाभ का पद जो है, वो किस-किस पद को नहीं माना जाता है, ठीक है? ये एक आपका होमवर्क के रूप में है क्योंकि देखिए इस चीज़ को आप खुद भी एक बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा बताई गई है, किसके समतुल्य बताई गई है तो लोकसभा के, ठीक है? और वो यही सेम चीज़ उसमें भी है, लोकसभा में, ठीक है?
और देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन मुझे ध्यान आया कि ये चीज़ें पूछी भी जाती है ना कि लोकसभा के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, ठीक हो गया। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों में अलग-अलग होता है और कितना-कितना होता है इसको भी आपको देखना है, ठीक है। लोकसभा का तो आपने देख लिया 25, अब आप देखेंगे कि 30 किसके लिए होता है और 35 किसके लिए होता है, ठीक है। राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक हो गया। न्यूनतम आयु भी पूछता है ना कि इसका सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए, तो ये आप देखेंगे, ठीक है। तो विधानसभा और लोकसभा का कितना है कि ये 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, तभी वो इसका सदस्य बन सकता है। और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य ना हो, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो कि विधानसभा की सदस्य बनने के लिए ये ज़रूरी है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाते हैं। विधानसभा का विघटन उसके 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही किया जा सकता है। इसका विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है? इसको अच्छे से समझिएगा कि विधान परिषद का जो विघटन है वो विधानसभा के 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही किया जा सकता है और इसका विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। ठीक हो गया? तो ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है। अब देखिए जो सदस्य होते हैं ना उनमें जो कोरम पूरे करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर कभी कम हो तो अगर आप मतलब कि डिसीज़न लेना चाह रहे हैं या उसमें सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो उपस्थिति की एक वो है लिमिटेशन है, ठीक है? चलिए इसको हम देखते हैं। तो विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति, ठीक है, इसी को कोरम भी बोला जाता है। इसके लिए क्या होता है कि कम से कम यानी कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब इतनी सदस्य होंगे तभी आगे ये बैठक जो है संपन्न होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? और सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है, ठीक है? वर्ष में 2 बार। और ये किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब देखिए साल में 2 बार होना है, 12 महीने होते हैं, तो 6-6 महीने से ज़्यादा तो आप टाइम दे ही नहीं सकते, ठीक है? यानी कि 6 महीने के अंतर्गत ही ये होना चाहिए इसकी बैठक 2 बार। और विशेष परिस्थितियों में विधानसभा पर विशेष सत्र राज्यपाल द्वारा भी बुलाया जा सकता है, ठीक है? अगर राज्यपाल को ऐसी नीड लग रही है कि नहीं एक और हमें बैठक बुलानी चाहिए या फिर बहुत जल्द बुलानी चाहिए, तो उसके लिए भी ये ऐसा कर सकता है, ठीक है? स्पेशल सेशन बुला सकता है, कौन? राज्यपाल। अब देखिए संविधान का आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है? वो अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उसका उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है? विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है? जो अध्यक्ष होगा ना वो जब तक नया जो इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं हो जाता है, मतलब वहाँ से जो सदस्य हैं वो निर्वाचित मतलब चुने नहीं जाते तब तक ये अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है? इस लाइन को देखिए एक बार और पढ़िए कि विधानसभा भंग होने पर जो उसका अध्यक्ष है वो अगली नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भंग हो गया तो वो हट जाएगा, नहीं। भंग हो गया है तो जब तक नया वो नवनिर्वाचित जो विधानसभा का सत्र है वो नहीं हो जाता तब तक वहाँ का जो अध्यक्ष था, जो पहले था वो अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक हो गया? विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, किंतु वह इसके पहले उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे करके जा भी सकता है, ठीक है? यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे, तो भी उसे अध्यक्ष पद त्यागना पड़ता है।
ठीक है? नहीं रहेगा तो तब तो वो हट ही जाएगा। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी अध्यक्ष को प्रस्ताव के द्वारा भी बेदखल किया जा सकता है, किंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन के पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए, अगर उसको हटाया भी जाता है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको नोटिस भेजना पड़ता है अध्यक्ष को, ठीक है? कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। तो ये ध्यान में रखिएगा। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, परंतु उसमें भाग लेने और मत देने का पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है? क्योंकि देखिए, जब उसके अगेंस्ट कार्यवाही चल रही है ना, विधानसभा के अध्यक्ष जो है उसके अगेंस्ट कार्यवाही चल रही है, तो वो क्या करेगा, अध्यक्षता तो नहीं करेगा उस बैठक की, हाँ, लेकिन वो मत भी देगा अपना और भाग भी लेगा, ठीक है? और अगर उसे हटाया जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, तो उससे हमें कितने दिन पहले उसको नोटिस भेजना पड़ेगा अध्यक्ष को, तो 14 दिन पहले भेजना पड़ता है, ठीक है? अब देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक हो गया? तो देखिए, इसको देखते हैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या और अंतरिम विधानसभा। अब देखिए, अंतरिम विधानसभा क्या थी कि जब हमारा जैसे कि उत्तराखंड बना था ना, तो उत्तराखंड बन तो गया, ठीक है? इसमें ये सारी शासन व्यवस्था लागू भी कर दी गई। तो जब तक नया जो है इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद जो है अध्यक्ष नहीं चुने गए, उससे पहले जो सदस्य चुने गए थे, वही क्या कहलाती है, अंतरिम विधानसभा। यानी कि इलेक्शन होने से पूर्व जो व्यवस्था थी, ठीक है? क्योंकि देखिए, 2000 में तो उत्तराखंड बना, तो इसी समय जो है अंतरिम विधानसभा भी इसमें आ गई, लेकिन जब वो निर्वाचित होने लगे, उसके सदस्य इलेक्शन हुआ, तब ये अंतरिम शब्द हट जाता है, ठीक है? तो अंतरिम विधानसभा क्या थी? तो जब तक उत्तराखंड बना, उसके बाद जब तक नया इलेक्शन नहीं हुआ, तब तक की जो सभा बनी थी वही अंतरिम विधानसभा कहलाती है, ठीक है? चलिए, इसमें देखते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या। तो देखिए, गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल कितनी थी संख्या, 22, और विधान परिषद की सीटें कितनी थी, 9 थी। लेकिन गठन के बाद 5 नवंबर 2001 को जो इसका संपन्न हुआ था सत्र, उसके परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई, 70 हो गई, ठीक है? और यही यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो क्या आते हैं कि इन 70 जो विधानसभा की सीटें हैं ना, इसमें कुछ आरक्षित सीटें हैं, ठीक है? टोटल आरक्षित सीटों की संख्या है 15, और अगर हम एससी की बात करें तो उसकी है 13, और एसटी की बात करें तो उसकी है 2। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? तो 70 में से टोटल जो आरक्षित सीटों की संख्या है विधानसभा की, वो कितनी है? देखिए, 15 है, ठीक है? एससी की कितनी है? 13 है, और एसटी की 2 है। और जो एसटी की 2 है, एसटी को क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति, और एससी अनुसूचित जाति। तो जो 2 एसटी की सीटें हैं ना, यानी कि अनुसूचित जनजाति की, तो इसके लिए जो आरक्षित सीटें 2 हैं, वो कहाँ-कहाँ पर हैं? देखिए, एक चक्राता देहरादून में है और दूसरी नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है। ठीक हो गया? तो ये दोनों आपको नेम ध्यान में होने चाहिए। तो अब देखिए, अंतरिम विधानसभा मैंने एक मोटे तौर पे आपको बता दिया ये क्या थी। तो देखिए, प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, यानी कि जब उत्तराखंड बनने के लिए जो विधेयक बना था वो है ये। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी, ठीक है? यानी कि जब तक उत्तराखंड जैसे बन गया है, मान लीजिए अब यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो उसको क्या बोल दिया गया, यानी कि उस समय इलेक्शन तो हुआ नहीं था अलग से उत्तराखंड का, जैसे मान लीजिए आज ही बना है, अब कल तो आप इलेक्शन करा नहीं देंगे, तो टाइम लगता है। तो उससे पहले जो इसका ढांचा था, उसी को हम अंतरिम विधानसभा कहते हैं, और निर्वाचन के बाद तभी अंतरिम शब्द हट जाता है, ठीक है? तो 21 विधायकों में से 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, जबकि 9, देखिए इतना तो नहीं पूछा जाता कितने सदस्य क्या क्या, फिर भी देख लेते हैं इसको। जबकि 9 उत्तर प्रदेश 9 विधान परिषद के सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले विधान परिषद के
9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई, अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 से किया गया। 30 से मतलब कि 30 विधायकों से किया गया, ठीक है। तो खैर इतना कब क्या हुआ इतना तो नहीं पूछा जाएगा। देखिए, भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को भाजपा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने नित्यानंद स्वामी को राज्य का क्या बना दिया, सीएम बना दिया, ठीक है। तो प्रथम मुख्यमंत्री की क्या करी, शपथ दिलाया नित्यानंद स्वामी जी को। और मुख्यमंत्री अंतरिम मंत्री पद में जो थे तो मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे, ठीक है? फिर अंतरिम विधानसभा के कुल 30 विधायकों में से 23 भाजपा के, 3 सपा के और 2 बसपा और कांग्रेस के थे। अब देखिए, नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र देने के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए और प्रथम सत्र जो है 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ। तो देखिए, यही वो कहानी है सारी की अंतरिम अंतरिम वाली। फिर जब इलेक्शन होंगे उसके बाद जो बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्वाचित। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि अंतरिम में ये थे। अब मुझे बताइए